Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 27 of compiler construction. But as per our routine, before starting today's lecture, let's have some review of previous lecture. Syntax directed translation. First we construct a parse tree or a syntax tree, then compute the values of attribute at the nodes of the tree by visiting the nodes of each node of a tree. सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर हम बेसिकली दो स्टेप्स यूज करते हैं एग्जैक्टली उसकी वैल्यूज को, नोड्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक पार्स ट्री को। उस पार्स ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद देन हम उसके हर नोड को इंडिविजुअली विजिट करते हैं। देयर आर डिफरेंट स्कीम्स जो हम यूज करते हैं उन नोड्स को विजिट करने के लिए। रिसेंट जो हमने एक टेक्निक यूज की थी दैट वाज DFS विच इज नोन एज डेप्थ फर्स्ट सर्च, कि हमने इसको यूज करके तमाम नोड्स को ट्रेवर्स किया था और उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया था। जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली इसके सिमेंटिक एक्शंस की जो उसमें एम्बेड हुए होते हैं रूल्स में, उसकी मदद से करते हैं। लेकिन उनको ट्रेवर्स करने की जो स्ट्रेटजी थी दैट वाज DFS। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कॉल्ड L attributed translations which encompass virtually all translations that can be performed during parsing. So basically L attributed translation जो है ये एक bigger class है। S attributed translations can be performed in connection with a bottom up parse. तो bottom up parsing में जब हम करते हैं ट्री की तो उस सूरत में हम उस पार्सिंग को या जो इन वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, जो ट्रांसलेशन यूज होती हैं, उनको हम S एट्रीब्यूट ट्रांसलेशन कहते हैं। और जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बॉटम अप पार्स में उसको हम इनहेरिटेड वैल्यूज कहते हैं। सिंथेसाइज्ड उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसाइज्ड। इनहेरिटेड वैल्यूज वो होती हैं जो या तो पेरेंट से वैल्यू गेट कर रही हो या सिबलिंग से या खुद से। नोड जो है एन वो खुद से सिंथेसाइज होती हैं या चाइल्ड से या खुद से। तो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स में हमारे पास दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो वैल्यूज कैलकुलेट होते हैं, और इनहेरिटेड में हमारे पास तीन ऑप्शन मौजूद हैं। A syntax directed definition is a context free grammar together with attributes and rules। तो ये दो टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया, और रूल्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। A dependency graph depicts the flow of information among the attribute instances in a particular parse tree। डिपेंडेंसी ग्राफ हमने उसके बाद स्टडी किया था। डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर बेसिकली हम क्या चीज चेक करते हैं कि फ्लो ऑफ जो है कैलकुलेशन वो चेक करते हैं कि हमने बेसिकली कहाँ से कौन सी वैल्यू लेनी है और कहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी है, किस नोड की कौन सा डिपेंडेंट नोड है और कौन सा इंडिपेंडेंट नोड है। ये सारी की सारी चीजें हमें क्लियर होती हैं किसके अंदर, डिपेंडेंट ग्राफ के अंदर। An edge from one attribute instance to another means that the value of the first is needed to compute the second। तो अगर ये एज है किसी भी दो नोड्स के दरमियान तो ये डिपेंड कर रहा है कि इसकी कैलकुलेशन पहले होनी चाहिए फर्स्ट, देन इसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम इधर यूज कर रहे हैं इसकी एट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में। एज एक्सप्रेस कंस्ट्रेंट्स इम्प्लाइड बाय द सिमेंटिक रूल्स। तो जो सिमेंटिक रूल्स हमारे उसमें ट्रांसलेशन में गिवन होंगे उसके मुताबिक हमें इन एजेस को प्लेस करेंगे, और इन एजेस का मतलब ये है कि इन कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लाइज कर रहा है। तो ये हमारे पास एक सैंपल है। डिपेंडेंसी ग्राफ का, इसके अंदर जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में जिक्र किया कि हमारे पास एक एज होता है, सपोज हम इसी एज को कंसिडर कर लेते हैं। तो इस एज का मतलब है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है या इसकी वैल्यू की कंप्यूटेशन में वो मदद कर रही है। तो ये एज जो है, ये नोड जो है एल वैल्यू डिपेंडेंट है इसके ऊपर, कि जब तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। The black dotted lines comprise the parse tree for the multiplication grammar। तो 3.5 की बेसिकली पार्सिंग ये सारी हमें डील कर रहा है, और ये ब्लैक लाइंस जो हैं ये
डिपिक्ट कर रही हैं एक पार्स ट्री को। जितने ग्रीन एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमने यहाँ ग्रीन से शो किया डिफरेंस के लिए, ये सारे सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट हैं। और सिंथेसाइज्ड की हमने जो डेफिनेशन है वो चेक की थी अभी लास्ट, कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स वो होंगे जो या खुद से वैल्यू कैलकुलेट करें या अपने चाइल्ड से। तो इसमें देखें जो जो ग्रीन, जितने भी ग्रीन हैं नोड्स जिनको हमने ग्रीन शेड दिया हुआ है या ग्रीन कलर किया हुआ है, उनकी वैल्यूज आया कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनके पेरेंट से आ रही हो या सिबलिंग से। तो चेक कर लेते हैं इसको। दिस इज अ ग्रीन एट्रीब्यूट और ये लीव नोड है और इसकी वैल्यू जो है ये खुद से दे रहा है। तो इस केस में इसकी वैल्यू n से आ रही है, इस केस में इसकी वैल्यू चाइल्ड से आ रही है, और इस केस में इसकी वैल्यू जो है वो यहां पे नल है वहां से आ रही है इसकी वैल्यू। और इस केस में इसकी वैल्यू भी चाइल्ड से आ रही है, इसकी वैल्यू भी चाइल्ड से जा रही है और इसकी वैल्यू भी चाइल्ड से जा रही है। और जो रेड एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, लाइक दिस एट्रीब्यूट एंड दिस एट्रीब्यूट्स, इनकी वैल्यूज हम कहाँ यूज कर रहे हैं? इसकी वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर सिबलिंग से, क्योंकि ये इसका सिबलिंग है, और या इसके पेरेंट्स है। तो ये टी डैश के बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है और एक सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है। सिंथेसाइज में इसकी वैल्यू n से कैलकुलेट हो रही है और जो इनहेरिटेड है वो इसके पेरेंट से भी आ रही है और इसके सिबलिंग से भी आ रही है। तो ये हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम में इन डिटेल स्टडी की थी, उसी को आज हम रिव्यू कर रहे हैं। Each green arrow points to the synthesized attribute calculated from the attribute at the tail of the arrow। तो ये इसकी टेल है और ये यहीं से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके यहाँ पे जा रही है। These arrow either go up the tree one level or stay at node। तो अब ये जो इस सिनेरियो में जो एरो है वो यहीं से यहीं पे जा रहा है, क्योंकि हम n से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें ये वैल्यू एक एरो जो है एक लेवल अप जा रहा है, इसकी वैल्यू नीचे से कैलकुलेट कर रहे हैं। That is because a synthesized attribute can depend only on the node where it is defined and that node's children, कि वो या खुद से या अपने children से वैल्यू ले सकता है। Then each red arrow points to the inherited attribute calculated from the attribute at the tail। ये एट्रीब्यूट जो है बेसिकली टी डैश के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, एक सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। ये सिर्फ नाम रखे हैं, नाम हम इनके कुछ भी रख सकते हैं, एट्रीब्यूट नेम्स कोई भी हो सकता है। द कॉमन एट्रीब्यूट एट द एरो हेड्स डिपेंड्स ऑन बोथ एट्रीब्यूट्स एट द टेल्स। अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स दीज एरो आइदर गो डाउन द ट्री वन लेवल, मीन्स कि ये अपने चाइल्ड को वैल्यू दे सकते हैं और सेम लेवल पे यानी कि अपने सिबलिंग को वैल्यू दे सकते हैं, और खुद से ये वैल्यू अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकता है। द कंप्यूटेशन ऑफ द एट्रीब्यूट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एट द पेरेंट ऑफ द नोड एट द एरो हेड। द डिपेंडेंसी ग्राफ characterizes the possible orders in which we can evaluate the attributes at the various nodes of a parse tree। तो हम इसके different nodes पे values को calculate कर सकते हैं। So if the dependency graph has an edge from node m to node n, then the attribute corresponding m must be evaluated before the attribute of the n। इस चीज को हमने कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया था पहले। अब हमने इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी है कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले इस एट्रीब्यूट की वैल्यू का कैलकुलेट होना लाजमी है। सो m मस्ट बी इवैल्यूएटेड बिफोर द एट्रीब्यूट ऑफ n। The only allowable orders of evaluation are those sequences of nodes n1 to nk such that if there is an edge of the dependency graph from ni to nj, then I should be less than j। मीन्स कि ये नहीं हो सकता कि पहले हम m की वैल्यू कैलकुलेट ना करें और n की कर दें और m से n पे एक एज जा रहा हो। तो एज उसी सूरत में जा सकता है अगर हम उसकी i जो है वो लेस देन j हो।
Such an ordering embeds a directed graph into a linear order and is called a topological sort of the graph. तो ये इस किस्म की जो ऑर्डरिंग है वो डिफाइन करना या सर्च करना या क्रिएट करना या सजेस्ट करना, वो टोपोलॉजिकल उसको सॉर्ट हम कहते हैं, जो लीनियर ऑर्डरिंग बेसिकली हमें सॉर्ट आउट करने में मदद देता है. Then we saw the classes of syntax directed definitions for which a suitable evaluation order is granted. कुछ ऐसी क्लासेस हमने स्टडी की थी जिनके लिए जो सूटेबल एवेल्युएशन ऑर्डर है, मीन्स के जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट से हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर हमने एक चीज और देखी थी कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमेशा एक ही ऑर्डर नहीं देता. अगर उसका नोड चेंज कर दें हम, जो उसका स्टार्टिंग नोड है या पेरेंट नोड है उसको चेंज कर दें, तो वो हर दफा डिफरेंट जो है वो सॉर्ट देगा. लेकिन और ये जरूरी नहीं है कि हर उसका जो दिया हुआ ऑर्डर है वो सूटेबल ही हो हमारे सिनेरियो में. बट देयर आर क्लासेस कि जिनके लिए हम गारंटी ले सकते हैं कि जो वैल्यूएशन ऑर्डर है वो ऑलवेज सूटेबल होगा. एंड SDD is S attributed if every attribute is synthesized. एक सिनेरियो तो ये है हमारे पास, जो S attributed डेफिनेशन है अगर वो प्रोवाइड हो जाए हमें, मीन्स के हमारे सिमेंटिक रूल में कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जो सिंथेसाइज्ड ना हो, तो हम गारंटी दे सकते हैं कि इसका जो एवेल्युएशन ऑर्डर होगा वो ऑलवेज सूटेबल होगा. And SDD is called attributed definition if they allow the attributes to be evaluated in one left to right traversal of the abstract syntax tree. As a result, attribute evaluation in L attributed grammars can be incorporated conveniently in top-down parsing. तो सेकंड सिनेरियो में हम क्या कौन सी ग्रामर है जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं, कौन सी क्लास है ऐसी जिसमें इनहेरिटेड एट्रीब्यूट अगर कैलकुलेशन यूज हो रही है, एल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन हमें गिवन है, तो उसके अंदर जो एवेल्युएशन ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए. वो राइट टू लेफ्ट मीन्स के अगर लेट्स सपोज हम इसी को कंसिडर करें, तो अगर हम सपोज करें कि ये एरो यहाँ पे नहीं है और एक नया एरो डाल दें यहाँ पे, तो वो ये क्लास जो है अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज करेक्ट, ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट ही होगा क्योंकि ये अपने सिबलिंग से वैल्यू ले सकता है. लेकिन जो गारंटेड है, जिस चीज पे हम गारंटी लेना चाह रहे हैं वैल्यूएशन ऑर्डर पे, वो इसमें काम नहीं करेगा बिकॉज ये राइट टू लेफ्ट रिवर्सल हो जाती है, मीन्स के राइट से लेफ्ट पे वैल्यू जा रही है. लेकिन हमारी है कि अगर लेफ्ट से राइट पे जाए इनहेरिटेड के अंदर भी, तब भी हम उसकी गारंटी ले सकते हैं. ट्रांसलेशन स्कीम्स इन्वॉल्व साइड इफेक्ट्स. फॉर एग्जांपल अ डेस्क कैलकुलेटर माइट प्रिंट अ रिजल्ट. तो इसके अंदर हम कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसको साथ एड ऑन्स के तौर पे दे सकते हैं. लेट्स सपोज हम रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं. A code generator might enter the type of an identifier into a symbol table. तो ये भी हो सकता है कि वो एक नेगेटिव साइड इफेक्ट हो, जैसे वो टाइप ऑफ एन आइडेंटिफायर जो है उसको सिंबल टेबल में एंटर कर दे. बट वी हैव सम वेज के साइड इफेक्ट्स इन सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो हमारे पास कुछ वेज हैं जिनको यूज करके हम जो है वो इन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज permit incidental side effects that do not constrain attribute evaluation. तो ऐसी चीजों को हम, ऐसे साइड इफेक्ट्स को इंसिडेंटल जो है उनको अलाउ कर सकते हैं जो कि हमारी एट्रीब्यूट की कैलकुलेशन में या एवेल्युएशन में या कंप्यूटेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे. सेकंड, constrain the allowable evaluation order so that the same translation is produced for any allowable order. मीन्स कि हमारा जो ऑर्डर है उसको हम कंस्ट्रेंट कर रहे हैं कि ये ही अलाउएबल ऑर्डर है जो कि हमारा डिजायर्ड है, तो इसके बाद फिर जितनी भी वो होंगी कैलकुलेशन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. The constraints can be thought of as implicit edges added to the dependency graph. तो इन अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम इसकी बात करें कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है कंस्ट्रेंट को, तो हम कुछ इम्प्लिसिट एजेस जो हैं वो खुद से भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डिपेंडेंसी ग्राफ में इन साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लेट्स सपोज अगर ये एरो हमें इसमें आ जाए किसी सूरत, तो हम इस एरो को निगलेक्ट करके खुद से एक एरो इधर को डाल सकते हैं जो कि लेफ्ट से राइट की ट्रिवर्स हमें दे रहा हो. लेकिन
इसमें कंडीशन वही है कि इससे ये ना हो कि हमारा जो ओरिजिनल मकसद है वो फोत हो जाए। मींस कि हम जो प्रोग्राम की जो चेक करना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए वो प्रोग्राम लिखा है, जिसके लिए हम उसको कंपाइल कर रहे हैं, ये सारा झंझट में हम पढ़ रहे हैं कि हम उसके कंपाइलर को बिल्ड कर रहे हैं, इसके लिए ये ना हो कि जो ओरिजिनल इनपुट प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम था, प्रोग्राम जो इनपुट सोर्स प्रोग्राम था, तो इनपुट लैंग्वेज से हम आउटपुट लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट तो कर दें एट द एंड, लेकिन इसका जो है वो आउटपुट और इनपुट कुछ और हो, और इसको अगर हम इनपुट और आउटपुट दें तो वो कुछ और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मीन्स कि इसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाए, जो हमारा नया कंपाइल्ड फॉर्म है उसकी लैंग्वेज, तो इट इज नॉट अलाउड। हम उसको उसी सूरत, ये सब स्ट्रेटेजीज जो हैं, इवन ऑप्टिमाइजेशन की जो स्ट्रेटेजीज हैं, वो हम उसी सूरत एम्बेड कर सकते हैं कि जब हमारे ओरिजिनल लैंग्वेज और जो हमारी लैंग्वेज कंपाइल के बाद हमें मिल रही है उस प्रोग्राम की, उसकी लैंग्वेज सेम रहे। देन एट द एंड वी सॉ एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट्स सिंटैक्स ट्री फॉर अ सिंपल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली द बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस। तो ये हमने कुछ उसके सिमेंटिक रूल्स देखे थे इन प्रोडक्शंस के, जिसको हम यूज करते आ रहे हैं काफी अरसे से अपनी एग्जांपल्स में। इसमें ये क्या कहता है कि ई डॉट नोड जो है एक नया नोड क्रिएट कर देता है जब भी वो ई को कॉल करता है। मीन्स कि जब भी ई की बारी आएगी, ई वन प्लस टी की ये प्रोडक्शन जब एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट कर देगा, प्लस ई नोड और टी नोड, ये इसके पैरामीटर्स है। सिमिलरली माइनस की अगर कॉल आएगी तब भी ये सेम प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगा। और ई डॉट नोड जो है उसमें वैल्यूज कहाँ से आएंगी, टी डॉट नोड की वैल्यू हम ई डॉट नोड को दे देंगे। मीन्स के इसके एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो इससे आएगी और इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू इससे आएगी इन दी सिनेरियो। देन टी से आईडी, आईडी की वैल्यू हम बेसिकली जब टी से आईडी बनाएंगे तो एक न्यू लीफ क्रिएट कर देंगे और सेकंड सिनेरियो भी न्यू लीफ, और ये इसके जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये बेसिकली स्टेप है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंटैक्स ट्री फॉर a-4 प्लस टी। इसको लास्ट लेक्चर में भी हमने इन डिटेल देखा था, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो जो सबसे पहले जो प्रोडक्शन यूज हो रही है वो P1 है। सबसे पहले हम एक लीफ एंट्री क्रिएट करते हैं, ID एंट्री A, इसकी बात कर रहे हैं। देन सेकंड लीफ क्रिएट होता है नंबर 4 के साथ, देन माइनस वाला, देन एक और लीफ क्रिएट होता है आईडी के साथ, एंड देन प्लस वाला। और यही बेसिकली हमारा जो है वो ओवरऑल रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस करना है न्यू नोड प्लस के साथ। कि अब चूंकि प्लस की आ गई है तो जितना इसमें हम यूज करेंगे इन सिमेंटिक एक्शंस को, तो उनकी एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि अब जब यहाँ पे आएगा तो वो सबसे पहले जो प्रोडक्शन है उसमें एक लीव को ट्रेवर्स करता हुआ जब वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे एक लीव क्रिएट कर देगा, देन दूसरा लीव क्रिएट कर देगा, और उसके बाद ये इसका वैल्यूएशन ऑर्डर होगा और यहाँ पे आके हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। सो टुडे वी विल सी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्रीज की, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन के लिए सिंटैक्स ट्री कैसे हमने बिल्ड किया। अब हम देखेंगे एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर के लिए इस टॉपिक में। देन वी होपफुली विल सी स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइप। उसके बाद हम चले जाएंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स के ऊपर, उसमें पोस्टफिक्स ट्रांसलेशन स्कीम देखेंगे, पार्सर स्टैक को स्टडी करेंगे, और उसके साथ जो एक्शंस एम्बेड होते हैं ट्रांसलेशन स्कीम के साथ उसकी बात करेंगे। देन एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर वी विल सी एलिमिनेटिंग लेफ्ट रिकर्जन फ्रॉम एसटीडी। जो लेफ्ट रिकर्जन हम जिस तरह पहले रिमूव करते हैं अपनी ग्रामर के अंदर से, तो वो इस सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर से हमने उसको किस तरह रिमूव करना है। The L attributed definition which performs the same translation, तो जो हमने लास्ट प्लस और माइनस के लिए यूज किया था उसी ट्रांसलेशन को हम यूज कर रहे हैं यूजिंग L attributed definition।
द एट्रीब्यूट्स फॉर द ग्रामर ई टी डी एंड नम हैव द सेम डिस्क्रिप्शन। तो ओवरऑल जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो सेम है जो लास्ट में थी, लेकिन चूंकि वो एस एट्रीब्यूटेड थे और ये एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर है तो इसके सिमेंटिक रूल्स में चेंज है। और ये जो है ई टी ई डैश जो लैंग्वेज है वो सेम है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो सेम है, लेकिन जो उसकी अप्रोच है वो एल एट्रीब्यूटेड वाली हो गई है। इसमें ई नोड में ई सिंक ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है और इनहेरिटेड यहाँ पे शो कर रहा है, INS शो कर रहा है इनहेरिटेड एट्रीब्यूट को। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें, डिपेंडेंसी ग्राफ, तो वो हमें क्लियर करेगा कि एग्जैक्टली किस चीज की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इसका डिपेंडेंसी ग्राफ है A-4 + C का, कि जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर। तो इसमें एग्जैक्टली लेट्स सपोज अगर हम एक इस T को उठाएं तो देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 3 से आ रही है और नंबर से आ रही है, क्योंकि हमें क्लियर है इसके ऊपर और कोई एरो नहीं आ रहा, तो इसकी वैल्यू हमें यहां से आ रही है। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे कि आया ये जो डिपेंडेंसी ग्राफ बनाया हमने, इज इट ट्रू और नॉट। पार्स ट्री डॉटेड लाइन जो हैं ये सारी पार्स ट्री को शो कर रही हैं, सिंपल पार्स ट्री जिस तरह हम पहले जनरेट करते हैं, ये उसी तरीके से जनरेट करना, और डॉटेड लाइन इसको शो कर रही है। अब हमने इस एग्जांपल को लिया है, इस पर्टिकुलर एक नोड को पिक किया है इसके अंदर से, और अब हम देखते हैं कि टी से न्यूमेरिक की जो वैल्यू है वो हमें किस में मिल रही है। तो बेसिकली टी डॉट नोड जब उसकी कॉल होगी नंबर्स की वैल्यू, तो न्यू लीफ और नंबर डॉट वैल्यू ये बेसिकली टी डॉट नोड को साइन हो रहा है, क्योंकि न्यू लीफ क्रिएट होगा नंबर का, और नंबर से एक जो है वो उसकी वैल्यू वहां पे उसको मिल जाएगी। तो अगर हम इसको यहां देखें तो जब टी नोड था तो इसके बाद एक नया नोड क्रिएट हुआ नंबर, और जो नंबर डॉट वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, जो बाद में इसको यहाँ पे मिली है। तो ये ऑर्डर ऑफ ट्रेवर्सल जो है वो सबसे पहले ये है कि ID, उसके बाद T, उसके बाद ये इनहेरिटेड वैल्यू यहाँ पे आई ई डैश पे, 3 4 के बाद ये फिर इधर चला गया 5 6 इनहेरिटेड यहाँ पे आ गई। अब ई डैश 2 जगह से वैल्यू इनहेरिट कर रहा है, एक कर रहा है ई डॉट इनहेरिटेड वैल्यू जो ई डैश के पास आ रही है, और दूसरी कर रहा है टी डॉट इनहेरिटेड वैल्यू जो है। इसको हम चेक करते हैं अभी। ई डैश में हमारे पास अगर देखें तो 2 वैल्यूज आ रही, ये प्लस का है, नो इट्स माइनस, ये माइनस वाला है, तो इसको हम ये माइनस वाला दोनों के सेम है वैसे। तो इसमें एक न्यू नोड क्रिएट कर रहा है ई डैश के साथ, और एक जो वैल्यू इसको आ रही है वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट से आ रही है। तो इसी तरह इसकी तमाम जो कैलकुलेशंस हैं उसका फ्लो ये गिवन है। अगर हम इसको एक दफा क्लियर करके देखें तो ये उसका नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वैल्यूएशन ऑर्डर जो है, जो जिस वैल्यूएशन ऑर्डर की हम बात कर रहे थे टोपोलॉजिकल सॉर्ट के, जो हमने यूज भी की थी लास्ट लेक्चर में, टोपोलॉजिकल सॉर्ट कि जो एक ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे वो किससे, वो ये ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6 ट्रावर्सल ऑर्डर 7 8 9 10 11 12 एंड 13, और यहां पे आके हमारे पास ये फाइनल हो जाता है। इसमें जो सबसे पहले होती है वो इस टी को इसकी मिलती है कैलकुलेशन, यहां से होती है, उसके बाद ये इसको इधर असाइन कर देता है पैरेलली थर्ड पे, फिर ये इसको असाइन करता है, और ये दोनों जो हैं वो इसको असाइन कर देती हैं इस ई डैश को। इसके बाद 7 जो है वो 8 को असाइन करता है, और ये दोनों वापस जो है वो इसको असाइन कर देती है ई डैश को। ई डैश को जब यहां से वैल्यू मिल गई उसने आगे अपने साइन कर दी। मींस इस चीज से मुझे क्लियर हो रहा है कि ई डैश के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक सिंथेसाइज्ड है और एक ई डैश डॉट इनहेरिटेड।
इनहेरिटेड की वैल्यू जो है वो आ रही है, अगर हम चेक करें एग्जैक्टली अपने, तो ई डैश के केस में इनहेरिटेड, प्लस के केस में इनहेरिटेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस करके ई डैश डॉट इनहेरिटेड और टी डॉट नोड, मीन्स के प्लस करेगा इसकी वैल्यू को जो भी यहाँ पे इसको मिल रही होगी और इसकी वैल्यू को जो भी यहाँ पे होगी, इनको प्लस करके तब इसको यहाँ पे असाइन करेगा। और उसके बाद क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी ई डॉट इनहेरिटेंस की, वो इसमें चली जाएगी ई डॉट सिंक के अंदर, ई वन की वो ई डॉट सिंक में चली जाएंगी, मीन्स के इसके सिंक में चली जाएंगी, ये जो हमारा ये सिंक है, और इसको इसी तरह ये ट्रेवल करता करता यहाँ पे सेम वैल्यू जो है यहाँ पे चली जाएगी, वो बार बार कैलकुलेट नहीं होगी। जो कैलकुलेशन है वो इस इनहेरिटेंस पे परफॉर्म हो रही है सारी, मीन्स का यहाँ से वैल्यू आई इस पे और इसकी वैल्यू को इसमें से माइनस करके इस ई डैश की इनहेरिटेड को कैलकुलेट कर दिया, आगे इसकी वैल्यू इसके साथ कैलकुलेट होके इधर आ गई। इसको मजीद एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर है, इसमें कोई इतनी एम्बिगुइटी नहीं है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने तमाम कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी, और पार्स ट्री हमने उसी तरह बनाना है जिस तरह ऑलरेडी बना हुआ है, पहले हमने बनाना सीखा था। स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइप, inherited attributes are useful when the structure of the parse tree differs from the abstract syntax of the input। तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पार्स ट्री जो है वो उसके जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स है उससे डिफरेंस करता हो। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री वो है जिसमें जो नोड होता है वो कोई ना कोई ऑपरेटर होता है, जो उसके चाइल्ड्स होते हैं वो उसके ऑपरेटर्स होते हैं मोस्टली। एट्रीब्यूट्स कैन देन बी यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द parse tree to an other। Let's see an example which shows how a mismatch in structure can be due to the design of the language and not due to the constraints imposed by the parsing method। तो अभी हम एक एग्जांपल को देखते हैं कि जिसमें एक मिसमैच है जो हमें फेस करना पड़ता है ड्यू टू डिजाइन ऑफ अ लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल सी के अंदर हम ये सिंटैक्स कॉमनली यूज करते हैं फॉर डबल एरेस, कि जहां पे हमने एरे की एरे अगर डिफाइन करनी हो तो इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। इसके रिजल्ट में हमारे पास एक बॉक्स अपीयर हो जाता है 2 का, फर्स्ट एरे, देन 1 0 1 1। लेट्स सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ पे एक एरे की फॉर्म में बनाऊं तो इसमें मेरे पास 2 रोज होंगी, 0 0 0 1 0 2 and 0 3, then 1 0 1 1 1 2 and 1 3। तो बेसिकली 2 एरेज बन जाएंगी। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने लिखा होगा इंटीजर 2 डॉट 1 तो वो बेसिकली इसको इस बॉक्स का, क्योंकि हम इसको 0 से स्टार्ट कर रहे थे, मोस्टली जो है कैलकुलेशन वो 0 से स्टार्ट होती, तो वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये एंट्री इस एंट्री को पॉइंट कर रही होगी। सो दिस इज टाइप एक्सप्रेशन फॉर इंटीजर 2 3। तो इसका जो एक सिंटैक्स ट्री बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, वो कुछ इस किस्म का बनेगा। The operator array takes 2 parameters, a number and a type। तो array जो ऑपरेटर है वो बेसिकली 2 पैरामीटर्स ले रहा है, एक नंबर का और एक टाइप का। आम array भी इसी तरह परफॉर्म करता है, जो हम जब भी यूज करते हैं array को, तो जो नॉर्मल array होता है, फॉर एग्जांपल इंटीजर 4, ये हमारा एक array है जो 4 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है और इंटीजर टाइप का एरे है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है, इफ टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज देन दिस ऑपरेटर रिटर्न्स अ ट्री नोड लेबल्ड एरे विद 2 चिल्ड्रन फॉर अ नंबर एंड अ टाइप। अब ये चूंकि हमारी एक टाइप है, अब इस एरे के
के अंदर। अब जब मैं इस पे डेप्थ डीएफएस की ट्रेवर्सल जो है उसको रन करने की कोशिश करूंगा, जब मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा डीएफएस को, डेप्थ फर्स्ट सर्च को, और लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करूंगा, तो मैं रूट से स्टार्ट करूंगा। अब सबसे पहले जब मैं इसको ट्रेवर्स कर चुका हूंगा तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, प्लस। इसके बाद मैं यहां पे आया और मैं इसके बाद अभी कुछ नहीं मुझे मिला, और यहां पे आया तो फिर मैं एक एक्शन पे आ गया, तो इसके बाद मैं क्या प्रिंट करूंगा, स्टेरिक, सिंपल। और यहां से आने के बाद डिजिट, और मैं जब इस एफ के सेकंड नोड को ट्रेवर्स करके वापस जाऊंगा तो प्रिंट क्या करूंगा, 3। और इसी तरह यहां से, अब मैं कोई काम नहीं कर रहा, जब यहां से वापस जाऊंगा तो मैं प्रिंट क्या करूंगा, 5। एंड सेम इसी तरह इसको ट्रेवर्स करते करते जब मैं यहां से वापस जाऊंगा तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ 4। तो ये मेरा एग्जैक्टली वही ऑर्डर बनेगा, वेस्टिंग द नोड इन प्री ऑर्डर को जब मैं करूंगा, वी गेट द प्रीफिक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम मुझे इस एक्सप्रेशन की प्रीफिक्स फॉर्म मिल जाएगी। इसी तरह मैं इस एक्सप्रेशन की पोस्टफिक्स फॉर्म भी ले सकता हूं अगर मैं यही एक्शन इसके यहां पे एम्बेड कर दूं सारे, तो मेरे पास उनकी क्या आ जाएगी, पोस्टफिक्स फॉर्म आ जाएगी। So now we see eliminating left recursions from SDTs. No grammar with left recursion can be passed deterministically top down. जिस ग्रामर के अंदर भी लेफ्ट रिकर्जन होगी उसको हम कभी भी डिटर्मिनिस्टिकली टॉप डाउन जो है पास नहीं कर सकेंगे, ये हमें ऑलरेडी क्लियर है। When the grammar is a part of an SDT, actions associated with them would also be take केयर्ड। तो इस सिनेरियो में एसडीटीके के जो एक्शन होंगे हमने इसके अंदर एम्बेड किए हुए हैं उनके भी हमने ख्याल रखना है। द फर्स्ट थिंग विच वी शुड टेक केयर इज द ऑर्डर इन विच द एक्शंस इज इन एन एसडीटी आर परफॉर्म्ड। When transforming the grammar, treat the actions as if they were terminal symbols। तो exactly इसमें हमने बेसिकली यही काम किया है कि इनको एक टर्मिनल सिंबल ही बना दिया, क्योंकि इससे आगे हम कुछ जनरेट नहीं कर सकते। The actions are executed in the same order in any left to right path, top down और bottom up। तो ये हमारे पास बेसिकली एक लेफ्ट रिकर्जन है जो कि एक ऑलरेडी हमें क्लियर है, इसको पहले भी हम कई दफ़ा देख चुके हैं, इसकी लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर चुके हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे इसकी लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए, अब कि इट जनरेट स्ट्रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ अ बीटा एंड एनी नंबर ऑफ अल्फाज and replace them by productions that generate the same strings using a new non-terminal R of the first production। तो हमने A के साथ B R और R के बाद हमने यही काम। If beta does not begin with A, then A no longer has a left recursion। In regular definition with both sets of productions, A is defined by beta and alpha steric। इसी के अगर हम एग्जाम्पल को देखें, following null production e productions from an SDT for translating infix expression into postfix notation। तो ये हमने बेसिकली एक infix notation को postfix notation में कन्वर्ट किया है। और किस तरह किया है, if you apply the standard transformation to E, the remainder of the left recursion production is, कि चूंकि हमारे पास ये रिकर्जन थी, हमने अल्फा हमारे पास इसमें क्या है प्लस टी, ये हमारे पास अल्फा है, एंड बीटा द बॉडी ऑफ द अदर प्रोडक्शन इज टी। इफ वी इंट्रोड्यूस आर, अगर हम इसमें आर को इंट्रोड्यूस कर दें एग्जैक्टली तो हमारे पास क्या सीन बन जाएगा, टी आर इसको लेके, और आर से प्लस टी मीन्स के आर से हम अल्फा, और हमारा रूल क्या कहता है बीटा। बीटा हमारे पास था ये चीज, और आर से हम नल, और पहले हमारे पास ई से टी आर वैसे ही, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास जो है वो लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। तो एग्जैक्टली हमने इसी रूल को इम्प्लीमेंट किया इस एग्जांपल के ऊपर, और इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ हमने इसको इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट कर दिया।
So this is all for today. Thank you guys and have fun.